हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टॉप 5 कंट्रीज की जो स्टडी और पीआर के लिए सबसे अच्छी हैं। देखिए, मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैं कनाडा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो आप बताइए कि पढ़ाई खत्म करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का क्या सिनेरियो है। क्या मैं वहां पे वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वहां के पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो आज के इस वीडियो में मैं उन 5 कंट्रीज के आपको डिटेल देने वाला हूं जो स्टडी के बाद पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे बेहतर है और जो स्टडी के लिए भी सबसे अच्छी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं ओवरसीज स्टडीज के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, पीआर के बारे में, सेटलमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 पे जो कंट्री है वहां पे इंडियंस की जो संख्या है टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में 4.7 है, यानी 100 में से 4.7% लोग इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। जी हाँ, ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इंडियंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है और न्यूजीलैंड में ऑलरेडी तकरीबन 2,40,000 इंडियन इमिग्रेंट्स हैं स्टैट्स न्यूजीलैंड के डेटा के अनुसार। और न्यूजीलैंड बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते रहते हैं। इनफैक्ट जो न्यूजीलैंड है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में रहता है। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से कुछ हैं। मैं उनके अगर यहाँ पे नाम लूँ, जैसे है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी है। ये टॉप 500 में रहने वाली यूनिवर्सिटीज हैं। और न्यूजीलैंड में जो एवरेज फी है वो 15 से 20 लाख रुपए। यहाँ पे मैं डिग्री प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे पीएचडी ऑप्शंस भी हैं। न्यूजीलैंड में पीएचडी की फी बहुत कम है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सबसे कम फी पीएचडी की न्यूजीलैंड में है। इनफैक्ट 3.5 से 5.5-6 लाख रुपए तक के ऑप्शंस हैं ऑन एन एवरेज पीएचडी करने के। और न्यूजीलैंड में एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटे काम कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं। अगर आप मास्टर्स विद रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो अनलिमिटेड आवर्स हैं, यानी आपके जो एज ए स्टूडेंट वर्किंग आवर्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप मास्टर्स थ्रू रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। एक और चीज, अगर आप पीएचडी न्यूजीलैंड में कर रहे हैं तो आपके स्पाउस जो है वो ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, देखिए न्यूजीलैंड में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है। अगेन न्यूजीलैंड टॉप 10 कंट्रीज में रहता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। छोटा सा कंट्री है। अब न्यूजीलैंड के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि पीसफुल कंट्री है, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप रैंकिंग है और इनफैक्ट सोशल जो मतलब सोशल सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और स्कूल एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब अगर हम, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हो गई, अगर हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री है तो जॉब मार्केट थोड़ा सा लिमिटेड है। इसके अलावा इकॉनमी का साइज कम है और दूसरा न्यूजीलैंड की जो लोकेशन है बिल्कुल डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस पे है, तो एकदम एक अलग थलग कंट्री है न्यूजीलैंड। ये डीमेरिट है और तो इसलिए न्यूजीलैंड नंबर 5 पे आता है। और न्यूजीलैंड में आप एक बार अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप 3 साल तक के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 3 साल के, जैसे 1 साल का जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो ओपन होता है, उसके बाद 2 साल एम्प्लॉयर बेस्ड होता है, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर पॉइंट बेस्ड है, लैंग्वेज के पॉइंट है, क्वालिफिकेशंस के पॉइंट है और जो आपको जॉब ऑफर मिलता है उसके पॉइंट्स हैं। तो उसके बेसिस पे आप न्यूजीलैंड में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यूजीलैंड में अगर हम ऐसे स्किल्स की बात करें जिनकी डिमांड है, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन में लोगों की डिमांड है, वर्कर्स की। इंजीनियर्स की डिमांड है, फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड है, सिविल इंजीनियर्स की डिमांड है। देन साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, नर्सेज की डिमांड है, वेट्स की डिमांड है, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट की डिमांड है, शेफ्स की डिमांड है,
एनवायरमेंटलिस्ट की डिमांड है, एनिमेटर्स की डिमांड है, डॉक्टर्स की डिमांड है और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की डिमांड है। तो न्यूजीलैंड में ये ऐसे स्किल एरियाज हैं जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप न्यूजीलैंड पढ़ने का प्लान कर रहे हैं और आपका प्लान है कि वहाँ पे पढ़ने के बाद पीआर के लिए अप्लाई किया जाए, तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है इनमें से इनसे कोई कनेक्टेड कोर्स आप चुने। देखिए, नंबर 4 पे एक ऐसा कंट्री है जो ईयू की सबसे बड़ी इकॉनमी है और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और सीमेंस जैसी कंपनियां इस देश से आती हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा कंट्री है जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। इनफैक्ट इट इज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर कंट्री अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो जर्मनी है ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप बैचलर्स लेवल पे पढ़ सकते हैं, मास्टर्स पढ़ सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। जर्मनी में अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स पढ़ाने लग गई हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है जर्मनी, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है जर्मनी और पीएचडी करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पीएचडी में कोई ट्यूशन फी नहीं है। वैसे काफी ऐसे प्रोग्राम्स मास्टर्स लेवल पे भी हैं जहां पे कोई ट्यूशन फी नहीं है। अब जर्मनी में जनरल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप का एक तो परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, आइल्स या टोफल का स्कोर होना चाहिए। आइल्स इन जनरल रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड रहती है जर्मनी में। इसके अलावा देखिए, जो जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं वो कई बार हमारे 12th को नहीं मानती हैं। अब लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग जगह वेरी करती है। अब सपोज करिए आप बैचलर डिग्री करने जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास 1 साल की यूनिवर्सिटी स्टडी होनी चाहिए जो आप पास कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर पास हो चुका हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर हो चुका हो या आपने आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई किया हो। तो ये सारी जरूरी चीजें हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको 1 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जर्मनी में जाके। ऐसे ही मास्टर्स के लिए हमारी सभी बैचलर्स डिग्री जर्मनी में रिकॉग्नाइज नहीं होती है। जर्मन यूनिवर्सिटी जनरली 4 साल की बैचलर्स डिग्री मानती है। तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है तो आप 1 साल का मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए और जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करिए। जर्मनी में एडवांटेज ये है कि एक पोर्टल है यूनी असिस्ट, उसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। 2 इनटेक होते हैं, एक अप्रैल में होता है, एक अक्टूबर में होता है। और तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच इनटेक यू वांट टू अप्लाई फॉर। और उसके अलावा देखिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में 2 इनटेक होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी की डेडलाइन को चेक कर लीजिएगा। अब जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर आप 20 आवर्स से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी और फॉरेन ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है। जर्मनी में देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी इकॉनमी है ईयू की। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जर्मनी में वो है भाषा। देखिए, आप अंग्रेजी में पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब देख रहे हैं या पढ़ने के बाद जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो आपको जर्मन आनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका प्लान है जर्मनी में पढ़ने का तो अभी से जर्मन भाषा सीखना शुरू कर दीजिए क्योंकि उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब जो जर्मनी है वो इमिग्रेंट्स को लेके बहुत ओपन है। इनफैक्ट हम ज्यादातर लोग कनाडा के बारे में सोचते हैं, लेकिन जर्मनी भी शायद उतना ही ओपन है इमिग्रेंट्स को लेके जितना कनाडा है। सिर्फ चैलेंज भाषा का है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जर्मनी में अगर आप पढ़ते हैं तो आप 22 महीने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त है कि आपका जर्मन B2 लेवल का हो और आप टैक्स भर रहे हो। और जर्मनी में ईयू ब्लू कार्ड भी चलता है। मतलब ये जो ईयू ब्लू कार्ड है ये यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम है टैलेंटेड लोगों को ईयू के प्रति आकर्षित करने की। सन 2017 और 18 में जो सबसे ज्यादा ब्लू कार्ड्स हैं वो इंडियंस को इश्यू हुए हैं। इस समय इंडियंस की संख्या जर्मनी में 1,90,000 के करीब है। स्टूडेंट्स इंडियन करीब 26,000 है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक और चीज यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इवन कोविड के दौरान जर्मन यूनिवर्सिटीज में जितनी 2019 में एप्लीकेशन आई थी उसकी 80% एप्लीकेशन 2020 सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए भी आई है। और इनफैक्ट पेंडेमिक के दौरान भी, अगर हम पहले कुछ महीनों को छोड़ दें,
तो भारत और जर्मनी के बीच में एयर बबल अग्रीमेंट चल रहा है, यानी फ्लाइट्स लगातार जर्मनी जाती रही हैं। तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक ऐसा कंट्री कंसीडर कर रहे हैं जहां पे आप पढ़ाई के बाद पीआर अप्लाई कर सकें। तो जर्मनी के बारे में आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 पे एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सालों तक इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में और ऐसे लोग जो सेटल होना चाहते हैं उनके बीच में नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की। देखिए, यूनाइटेड किंगडम स्टडी के लिए बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियंस के बीच में। अब हम जैसे हमारे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई की या यूके में अपनी पढ़ाई की। देन सरदार पटेल ने अपनी पढ़ाई यूके में की। मनमोहन सिंह जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पढ़ाई अपनी यूनाइटेड किंगडम में की। यूनाइटेड किंगडम अगेन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है, जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, जो एक हाउस होल्ड नेम है पढ़े लिखे लोगों के बीच में। अब यूके के साथ हुआ क्या था, पिछले कुछ सालों में यूके की पॉपुलैरिटी गिरी थी क्योंकि यूके में जो पोस्ट स्टडी स्टे ऑप्शन था वो बड़ा लिमिटेड था, इसलिए स्टूडेंट्स ने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन यूके ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिर दोबारा से शुरू किया है 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद हाईली स्किल्ड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने बेसिकली ऐसी स्कीम शुरू की है हाईली स्किल्ड लोगों के लिए कि वो यूके में सेटल हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। 5 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यूके में आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, नर्सिंग पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट आइल्स है। इसके अलावा अगर आप कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, कुछ केसेस में जीमैट मांगा जाता है, बट ऐसा बहुत कम है। और यूके का वीज़ा अप्रूवल रेट भी बहुत अच्छा है। और अगर आप यूके में मास्टर्स या पीएचडी करने चाहते हैं तो आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है और आपके बच्चे यूके के स्कूल में पढ़ सकते हैं। यूके में आप 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूके में का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो अच्छा खासा है, अच्छा है और कंट्रीज के कंपैरिजन में, मतलब कनाडा के कंपैरिजन में, ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूके को भी कंसीडर करिए अगर आपका प्लान है पढ़ाई खत्म करने के बाद सेटल होने का एक पर्टिकुलर कंट्री में। अब हम यूके की अगर बात करते हैं फंड रिक्वायरमेंट की। देखिए, यूके में जो फंड रिक्वायर्ड है, अगर आप लंदन में पढ़ रहे हैं तो 11.5 लाख रुपए, और अगर आप लंदन से बाहर पढ़ रहे हैं तो 9.5 लाख रुपए। ये मैं आपको स्पाउस और बच्चों को यहाँ पे नहीं काउंट कर रहा हूँ। स्पाउस और बच्चों के आपको अलग से 6.5 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। ट्यूशन फी यूके में साल की रेंज करती है 12-13 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। यूके के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मास्टर्स डिग्री 1 साल की है, यानी अगर क्या बैचलर डिग्री ऑलरेडी इंडिया से है तो आप 1 साल की मास्टर्स डिग्री यूके में करने के बाद 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो खासकर अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप मास्टर्स करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूके को कंसीडर करिए, क्योंकि 1 साल की मास्टर्स डिग्री है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस समय भारतीयों की संख्या करीब 5 लाख है और ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में पिछले कई सालों में बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फी की, देखिए ट्यूशन फी आमतौर पे 15-16 लाख रुपए ऑन एन एवरेज है। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में आप 20 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें इनकम जो ऑप्शंस हैं वो अगर एक और कंट्री है फॉर एग्जांपल कनाडा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट आप ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो फ़ी है ट्यूशन फ़ी
वो ऑन एन एवरेज कनाडा से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा जाते हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं। और अगेन आइल्स रिक्वायरमेंट है या पीटी रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें। अब ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ाई खत्म करने के बाद 4 साल के पोस्ट स्टडी आई मीन वर्क वीज़ा या पोस्ट स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 ईयर्स। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऐसे प्रोफेशंस जिसमें मतलब स्किल शॉर्टेज है या जहाँ पे पीआर मिलने की उम्मीद है, वो है अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है, सोशल वर्क है, एजुकेशन एंड टीचिंग है, ऑटोमोटिव है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। और ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है। इनफैक्ट 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपनी इनटेक को मतलब पीआर इनटेक को 1,90,000 से घटा के 1,60,000 कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव चीज़ है ऐसे लोगों के लिए जिनका प्लान है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद वहाँ पे सेटल होने का। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो रिड्यूस हुआ है 190 से 160 1 लाख, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं पीआर के। अब हम मूव करेंगे नंबर 1 कंट्री पे, और आप ऑलरेडी उस कंट्री को गैस कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। क्योंकि कनाडा इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने सन 2019 में 1,39,000 इंडियन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी परमिट दिया है। अब कनाडा के साथ एडवांटेज क्या है? कनाडा के साथ एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कनाडा में ट्यूशन फी कम है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले और यूके के मुकाबले और न्यूजीलैंड के मुकाबले और यूएस के मुकाबले। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो कम फी वाले ऑप्शंस कनाडा में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस साल की 9.5 लाख रुपए है। मैं ऐसे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। हो सकता है इससे कम फी वाले भी कॉलेज मिल जाए, लेकिन सिंस हमारा वीडियो स्टडी और पीआर के बारे में है तो मैं ऐसे कॉलेजेस पे ही फोकस करूंगा जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखिए कनाडा में इस समय जो इंडियंस हैं उनकी जो संख्या है वो करीब 18 लाख है। और ये जो इंडियंस हैं ये पीआर हैं कई, और कई स्टूडेंट्स हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं। और ऐसे लोग जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं इंडिया से, उनके बीच में कनाडा सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और कनाडा में एज ए स्टूडेंट आप 20 घंटे काम कर सकते हैं और आप अप टू अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 3 साल तक के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कनाडा में। और कनाडा में भी जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं पीआर के लिए अप्लाई करने के। वहाँ पे जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है जिसे पीएनपी भी बोला जाता है। इसके अलावा और भी प्रोग्राम है जैसे एआईपीपी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनाडा में माइग्रेट करने के। इसके अलावा देखिए कनाडा सन 2023 तक हर साल करीब 4 लाख लोगों को पीआर देने के लिए तैयार है, क्योंकि कनाडा की इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए परमानेंट रेजिडेंट्स की ज़रूरत है या इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। और कनाडा बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है कनाडा में। और इनफैक्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके अलावा फ्रेंच भी बोली जाती है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच के अलग से पॉइंट मिलते हैं कनाडा में। इनकम लेवल्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप एक ऐसा कंट्री चाहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भाषा अंग्रेज़ी है और जहाँ पे आपको घर जैसा एहसास हो, तो कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने बात की ऐसी 5 कंट्रीज़ के बारे में जो स्टडी और पीआर के लिए सबसे अच्छी हैं। हो सकता है कि हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में उस बारे में फीडबैक दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ये जो स्क्रॉल दिख रहा है आपको, इस पे आप व्हाट्सएप करके नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आप देख रहे हैं, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।